हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हम लोग वादा किए थे, वी विल स्टार्ट टुडे बीपीएससी रिगार्डिंग कंटेंट्स। हम लोग आज से बीपीएससी से संबंधित नियमित रूप से डिस्कस क्या करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से ही। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ पूर्वावलोकन और दिस इज़ कंपाइलेशन ऑफ पीवाई क्यूज़ जितने भी आए हुए हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को समझने से पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीवाई क्यू को अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से दिस इज़ मी नीरज, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास वाला सेगमेंट, एंशियंट हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। थ्रू पीवाईक्यू पहले करेंगे ताकि हम लोग देख लें कि कैसे आउटलाइन हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे कर रहा है, वह अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए बाद में पूरे कंटेंट को भी पढ़ेंगे, पूरे सब्जेक्ट मैटर को भी पढ़ेंगे। पहले पीवाईक्यूज देख लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ध्यान दीजिए, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह है, इस ऑप्शन में मेहरगढ़ दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे अब ऑप्शंस में है कि अगर लहुरा देव या लहुरा देवा दिया गया हो तो आप उसे कंसिडर करिए, क्योंकि न्यू साइट एक्सकेवेटेड है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग वही ताम्रपाषाण युग कहलाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? वह इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पहले जीवन संभव मानव जीवन कहाँ पाया गया, तो वह नर्मदा घाटी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? यह एक इम्पॉर्टेंट साइट है भीमबेटका। एंशियंट हिस्ट्री की स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट साइट है, एंड दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। और कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको मिलाना है, मैच कराना है, तो उसमें से मैं उनके आंसर्स ही बता रहा हूँ। इसको आप देख लीजिएगा कि इससे रिगार्डिंग भी और कई साइट्स हैं जिसको हम लोग जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे पूरा एंशियंट हिस्ट्री तब डिस्कस करेंगे। लाइक उत्तनूर, ये तेलंगाना में है। चिरांद बिहार है, बट ऑब्वियस ये बिहार स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गुफ कराल, ये कश्मीर। और पय्यमपल्ली, दिस इज इन तमिलनाडु। और वो नियोलिथिक साइट्स थे, नवपाषाण कालीन। और ये ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित भी एक मैच कॉलम है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अहाड़ जो है वह बनास नदी स्थल के किनारे है, और कायथा काली सिंध, और श्वालदा ताप्ती, और मालवा नर्मदा में। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस, हम अब न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको बिहार के रिगार्डिंग वह बहुत ज़्यादा पालियो मेजो और नियो से बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, पर हाँ कुछ कुछ टच कर रहा है। तो इस रिगार्डिंग ही जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है वह उसे ही आउटलाइन करके आपको उतना मेहनत करना है, क्योंकि यू हैव ओनली 90 डेज। सो बी केयरफुल। आईबीसी हम लोग पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उसका पहला क्वेश्चन यह है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? यह आद्य ऐतिहासिक काल है। यह इसलिए कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल क्योंकि वहाँ के जो लिखे हुए चीज़ें हैं वो रिटन है, वो पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए वह आद्य ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला, पूजा स्थल, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, तो ये सब बहुत लगभग हैं।
ये कोई एक नहीं, इसलिए मोर देन अबव। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल जाना जाता है। इस बात को आप समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वह है लोथल। यह पोर्ट सिटी है, और पोर्ट सिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ट्रेड हुआ करता था, और ट्रेड अगर हो रहा है तो जो पोर्ट सिटी है उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा ही रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो बट ऑब्वियस है लोथल। और भी है एक इम्पॉर्टेंट, जिसे आप लोग को कमेंट करना है, जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो वह घोड़ा था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है बनावली से। और क्योंकि कालीबंगन से भी खोजा गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ई होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं? वह कालीबंगन से। किस स्थल पर हम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? तो वह कालीबंगन है। रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब वह कालीबंगन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बी स्मिथ है, वह संबंधित नहीं है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? वह लाल रंग का है। पोट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, तो कब काला यूज किया जाता था, कब लाल यूज किया जाता था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, और वह आज तक भी चला आ रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया जा रहा था? तो वह लगभग 900 साल लगातार वर्षा न होना, और अपने आप में 1-2 साल आज के समय में नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर पे कितना इफ़ेक्ट होता है, जनजीवन पे कितना प्रभाव देता है, जबकि आजकल सारी सुविधाएं हैं। पहले आईबीसी भी बहुत काफ़ी मतलब डेवलप था, बहुत ज़्यादा ही डेवलप था इनफैक्ट कहिए तो, लेकिन चीज़ें 900 वर्ष अगर ना हो तो कितना भयावह स्थिति हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस वैदिक काल। इस वीडियोज़ में हम लोग वैदिक काल तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब पूरा पढ़ेंगे, लेटर वैदिक। उसके बाद थर्ड में पूरा साम्राज्य ख़त्म करेंगे, उसके बाद तो फिर एंशियंट हिस्ट्री 3 वीडियोज़ लगेगा। बहुत लंबा लंबा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इट विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू। सो वैदिक काल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो वह है गार्गी हैं। गार्गी ऋग्वैदिक से संबंधित नहीं है। घोषा, पाला, विश्ववारा, ये तीनों ही ऋग्वैदिक से संबंधित हैं। और गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद के युग से संबंधित हैं। सो उस समय विमेंस भी कितनी वो हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वह निश्चित तौर पे था राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है बिहार में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? वह निश्चित तौर पर है, स्पष्ट है, 9वां मंडल, जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए।
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वह सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? वह ऋग्वेद में ही मिलता है और सूर्य देवता को समर्पित है। तृतीय मंडल में मिलता है या विश्वामित्र द्वारा रचित है, तो बहुत फेमस मंत्र है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? वह धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। मानव भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग इनमें जो ऑप्शन दिया गया है वह उसमें नहीं स्टार्ट हुआ। वह लगभग 1600 से 1200 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। और पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य भी है। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोगजकोई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वह कौन सी नदी थी जहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया? वह थी पुरुषणी नदी। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? वह है उपनिषद। उपनिषद काल इंडिया का ग्रेटेस्ट टाइम है नॉलेज के स्तर पे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, और भारत का जो गुरु शिष्य परंपरा है वह भी उपनिषद काल से ही जुड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज बुद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वह लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? वह था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वह भी सारनाथ में ही दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुई थी। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बीपीएससी में आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि 90 दिन के आसपास है और इतनी बड़ी मात्रा में सीट आने की संभावना मुझे नहीं लगता है कि वह इतना सहज ही अब आएगा। आएगा बीपीएससी में भी तो कम ही आएगा, 150, 200, 250 सीटें आएंगी, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी अगर आप इस बार चूक गए तो। क्योंकि और एक बात समझ लीजिए कि यूट्यूब पे पूरा मतलब क्वेश्चन कराना, उसका सारे ऑप्शन बोलना, फिर आपको सुनना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय लगता है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूँ, और इस पीडी वगैरह का जितना करंट है उसको कंपाइल करके मैं लाऊंगा। तो मेरे हार्डवर्क को आप लोग अप्रिशिएट करिए, और तभी मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपना समय निकाल के ऐसा करता हूँ। और मुझे चीज़ों को उस ढंग से नहीं होगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तो उससे मनोबल बढ़ता है। खैर, मैं कोई प्रेशर नहीं देता हूँ कि आप सब्सक्राइब ही करिए, अच्छा लगे तो करिए, और चीज़ों को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। तो ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बोध गया बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध स्थान, 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है जिसे आप लोग को समझना है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? वह दिए थे बोध गया में। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, निधन कुशीनगर में, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। तो इसको आप लोग देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? वह चतुर्थ थी, जो कनिष्का के समय में कुंडल ग्राम में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन
किस नगर में किया गया था? वह था राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? वह थी राजगीर। देख रहे हैं, चीज़ों को रिपीट कर रहा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, वह थी राजगीर में। कनिष्का के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? वह थी कश्मीर में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में थी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वह है बौद्ध धर्म की। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं और मूर्ति पूजा करना। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ और पंचम में कई बार वो रहता है, तो मतलब पांचवी पीढ़ी का है वो। बिहार सरकार की वेबसाइट पर भी देखा, मतलब लिखा हुआ है। तो एक बार वह एक डाउट का है, मतलब कई बार फोर्थ शायद मान लिया गया था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद। चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? वह थी 515 से 520 में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? वह कनिष्का थे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वह थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वह है आत्मदमन। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था, बौद्ध धर्म के ज्ञान का केंद्र था। नेक्स्ट इज जैन धर्म, और वी शैल डिस्कस टुडे ऑल्सो जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वह कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? उनके दामाद जमाली थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? वह पावापुरी था। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? वह निश्चित तौर पे जैन धर्म से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? वह स्थूलभद्र थे। और निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? वह खारवेल थे। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, वह थे जृंभिग्राम। और शैव तथा भागवत धर्म नेक्स्ट चैप्टर है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? वह थी गुप्त साम्राज्य की। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को
किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया? निश्चित तौर पे वह उत्तर भारत था, गोरखनाथ का क्षेत्र। छठी शताब्दी से लेके और उसके आगे तक वहाँ की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, कि कैसे साम्राज्य हुए, महाजनपदाज हुए, फिर बड़े साम्राज्य उभर के आए, तो उनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो पहला क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। पाटलिपुत्र के को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? यह डाउटफुल है, हम डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? वह उदयन थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? वह अजातशत्रु थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के रूप में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो छठी शताब्दी में। प्रथम हर्यक वंश में हर्यक वंश का पहले शासन स्थापित हुआ। जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो वह है राजगृह। कुछ महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना है। लाइक मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा था, और अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार का राजधानी तक्षशिला था, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व छठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वह वैशाली में थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वह राजगीर या गिरिवृष थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वह थी राजगृह। तो पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे और बीच में बीपीएससी हटा के 4 ऑप्शन ही कर दिया था, लेकिन फिर से न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है 5 ऑप्शन का। एक हिसाब से ये अच्छा ही किया गया है। तो क्योंकि जो मतलब कई बार ये लग रहता था कि छोड़ के चला जाता है तो कोई दूसरा भर देता है, या तमाम चीज़ें, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे दूर होंगी। और बीपीएससी को कंपलसरी ही कर देना चाहिए कि आपको भर के ही आना है, अदरवाइज इन्विजिलेटर नहीं लेंगे। ये अगर अप्लाई हो जाता है ना तो चीज़ें पूरा भर के आएंगी। अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग ही कंपलसरी किया गया है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा छात्रों के साथ। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये डिस्कस हुआ। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? वह हर्यक वंश था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है? तो वह अंगुत्तर निकाय है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। और प्रद्योत कहाँ का राजा था? वह अवंती का। इस बार भी क्वेश्चन आया था, चलो प्रद्योत कहाँ का शासक था। इस बार के एडीओ के क्वेश्चन में अगर आप देखे होंगे तो जो 17th को पेपर हुआ था जनरल स्टडीज़ का, उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। आपके पीवाईक्यू को ही ज़्यादातर रीएडजस्ट करके वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पीवाईक्यू स्टडी करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा।
तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासक ने शासन किया? वह मौर्य वंश ने शासन किया। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। इसके हाथी गुफा अभिलेख को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब पूरा वो पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के स्रोत, तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ये देखिए ऑप्शन में दिया भी हुआ है, हाथी गुफा लेक के साथ। बाराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरतगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? वह खारवेल के द्वारा ही विजित की गई थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? वह थी चंपा। और निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? वह थे घनानंद। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य, और वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।